आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आयुर्वेद में उम्र के हर पड़ाव के हिसाब से 16 संस्कार बताए गए हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसका नाम है गर्भ संस्कार। क्या सच में गर्भ संस्कार से शिशु के जीवन पर परिणाम होता है? गर्भ संस्कार की प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या क्या किया जाता है? आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मधुरा जी। आइए, वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, हम जब भी गर्भ संस्कार की बातें करते हैं तो हमारे ध्यान में बस एक ही नाम आता है, वो है अभिमन्यु। तो क्या सच में जब बच्चा पेट में होता है तो वो सुनने की या समझने की क्षमता रखता है? हाँ, जरूर रखता है। अभी लेटेस्ट संशोधन हुआ है, उसमें लोनावाला में एक मनशक्ति करके केंद्र है, उसमें इसके बारे में पूरा शास्त्रीय संशोधन किया है कि हाँ, बच्चा गर्भाशय में सुन सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है और वो बाद में उसके ध्यान में भी रहता है। जैसे अभिमन्यु की बात हमने की, वैसे कई सारे इतिहास में उदाहरण है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का भी बात बताते हैं कि एक बार स्वामी जी जब एक गान सभा में उपस्थित थे, तभी उन्होंने एक सुर पे अच्छे से बात की थी, एक गाने पे जो उन्होंने कभी सुना नहीं था। लेकिन फिर बाद में समझा कि उनके गर्भावस्था में उनकी माताजी वो गाना बोला करती थी। अच्छा। तो इस तरह से बच्चा जब पेट में रहता है तब वो माता के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकता है और उसकी बात सुन भी सकता है और वो बाद में भी उसके ध्यान में रहता है। इसके ऊपर संशोधन हुआ है, तो ये सही है। जब ये गर्भ संस्कार की प्रोसेस होती है, मतलब गर्भ संस्कार जब करते हैं तो एग्जैक्टली क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले कल्पिता हम समझ लेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है। अभी इसमें दो शब्द आते हैं, गर्भ और संस्कार। ठीक है, गर्भ मीन्स पेट में जो शिशु पल रहा है वो, और संस्कार मीन्स संस्कारो ही गुणांतराधानम, मीन्स जो गुण माता पिता से बच्चे के पास आने चाहिए उससे ज्यादा गुण अगर हम बच्चे में अपेक्षित रखते हैं, शिशु में अपेक्षित रखते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है कि जिसके कारण जिन इम्प्रेशंस को लेकर उसका जन्म होता है और वो अच्छा बच्चा मीन्स आरोग्य की तरह से, दिखने की तरह से, गुणों की तरह से वो अत्यंत अच्छा बच्चा बन पाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो गर्भ संस्कार 5 लेयर्स में चलता है। सबसे पहले जिनको शादी के पहले से ही माता पिता का कुछ इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो करना चाहिए कि जिससे बच्चे को बाद में मीन्स उनके भावी बच्चे को बाद में कुछ बीमारियां न हो। ये जानकारी हमें माता पिता के ब्लड इन्वेस्टिगेशन से विवाह पूर्व ही आती है, तो उस अनुसार ही विवाह निश्चित करना चाहिए। फिर विवाह के बाद भी जब बच्चा होने का निर्धार किया जाए तो एटलीस्ट 3 महीने तक पूरे दोनों की मीन्स भावी माता और पिता की शरीर की संशुद्धि, उनके मन के विचारों में थोड़ी सी शुद्धि लाना, खान पान में बदलाव करना, फिर ये सारी चीजें जो फॉलिक एसिड वगैरह वो माता के लिए चालू करना, ये सारी चीजें गर्भावस्था के पहले 3 महीने करनी चाहिए। और फिर गर्भावस्था में पहले 3 महीने में, बीच के 3 महीने में और बाद में भी अलग अलग तरह के संस्कार बताए गए कि जो संस्कार करने के कारण जो पेट में शिशु पल रहा है उसको अच्छा किरदार मिलता है, व्यक्तिमत्व उसका उभर कर आता है और वो समाज के लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली सिद्ध होता है। आपने अभी जैसे बताया कि प्रेगनेंसी के हर पड़ाव में गर्भ संस्कार होते हैं, तो एग्जैक्टली कौन से ट्राइमेस्टर से या कौन से महीने से हमें गर्भ संस्कार की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे मेन तो जैसे मैंने बोला कि ये संस्कार एक यात्रा है। हर एक स्टेशन पे ये रुकता है और हर एक स्टेशन पे इसका नया रूप होता है। जैसे पहले 3 महीनों में जब भी हार्डवेयर बोल सकते हैं बच्चे का डेवलप होता है, कंप्यूटर में कैसे होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वैसे ढांचा ढलता है। पहले महीने में सिर्फ सेल्स रहते हैं,
फिर वो सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, फिर धीरे धीरे उसको एक आकार प्राप्त हो जाता है, उसकी नासा, पूरा सिर, पूरे हाथ पैर, उसकी अंगुलियां, फिर नाखून, ये सारी चीजें तैयार होती है। ये पहले 4 महीने में पूरा जो शरीर का पार्ट है वो करके पूरा हो जाता है। फिर 5वें महीने में बच्चे का मन तैयार होता है, 6ठे महीने में बच्चे की बुद्धि तैयार होती है। तो पहले 4 महीने में हार्डवेयर डेवलपमेंट और 5वें 6ठे महीने में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जब महीने रहते हैं, वीक्स रहते हैं, तभी ज्यादा से ज्यादा इन संस्कारों का महत्व है, क्योंकि शरीर का तो बनना है ऑफ कोर्स, तभी का भी खान पान अच्छा शरीर बनने में मदद करता है, लेकिन 5वें महीने में जो मन तैयार हुआ रहता है, वो मन पूरे आगे चलकर भावनाओं को, पूरे संपूर्ण आयुष्य पर प्रभाव डालता है शिशु के। इसके लिए उस मन की अच्छा विकसन होने के लिए, प्रोग्रामिंग अच्छा होने के लिए, शायद कभी कभी प्रोग्रामिंग चेंज भी करना पड़ता है, इस गर्भ संस्कार का उपयोग होता है, और बुद्धि के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे संशोधकों ने ढूंढ निकाली है। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता से कुछ बीमारियां आगे चलती है, जिसको हम जेनेटिक डिसीजेस बोलते हैं। कुछ हेरिडेटरी रहती है, आनुवंशिकता से आती है, और कुछ क्रोमोसोम से, मींस बीज स्वरूप से ही बच्चे तक पहुंचती है। तब अगर बीज शुद्धि हो जाए तो फिर उस बीज शुद्धि से होने वाला बच्चा भी उतना ही अधिक अच्छा बनता है। तो इसके लिए बीज शुद्धि का महत्व है, जिससे कई सारी बीमारियों से हम बच्चे को बचा सकते हैं। फिर सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, जैसे माता का थायराइड लेवल, थायराइड से होने वाले स्रावों का लेवल अगर ज्यादा कम हुआ तो उससे भी बच्चे के मस्तिष्क का या बुद्धि का विकास ठीक से नहीं होता, तो वो भी छोटा छोटा करेक्शन करना पड़ता है। और वापस एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से गर्भिणी माता विचार करती है, उस स्पंदनों से भी कुछ संस्कार बच्चे तक पहुंचते हैं। बहुत बहुत पहले की बात है, जब इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, तभी भी अपने भारत देश में गर्भोपनिषद करके एक ग्रंथ लिखा गया है। इस गर्भोपनिषद में कई सारी चीजें बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण बताई गई है, जैसे गर्भस्थ शिशु का विकास कैसे होता है, उसमें पंच महाभूत कैसे डेवलप होते हैं। मीन्स बच्चा जब गर्भ में होता है तभी ही धीरे धीरे उसकी टेस्ट डेवलप होती है, उसको आवाज सुनाई देता है, उसको नेत्र ज्योति विकसित होती है। इस तरह से धीरे 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 पूरे पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुए रूप, रस, शब्द, गंध, ये सारे भाव को डेवलपमेंट स्टेज आती है, ऐसा गर्भोपनिषद में उल्लेख है। फिर इतनी अच्छी बात बताई है कि गर्भस्थ शिशु खुद से बोल भी सकता है, तो उसका जो मोनोलॉग है उसका पूरा वर्णन है कि वो खुद से बात करता है, और तभी कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी उसके ऊपर रहते हैं। तो जैसे माता पिता से कुछ चीजें रहती है, वैसे उस व्यक्तिमत्व के अलग भी कुछ स्वभाव दोष हो सकते हैं, तो वो करेक्शन हम गर्भावस्था में कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा संशोधन अभी चालू है। तो इस तरह से हम कुछ डिसीजों का भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये हो गया पहले वाले डिसीजेस, लेकिन बाद वाले डिसीजेस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अभी जो नया रिसर्च चल रहा है, हम बोलते हैं कि भारत तो मधुमेह की राजधानी बन गई है, ब्लड प्रेशर तो बहुत लोगों को हो रहा है, हृदय विकार से बहुत लोग त्रस्त है, लेकिन अगर गर्भावस्था में माता से बच्चे को जो पोषण मिलता है, वो पोषण यथास्थित और अच्छी तरह से मिला, तो वो बच्चा आगे चलकर उसको ब्लड प्रेशर भी नहीं होता। मीन्स क्योंकि वो सीराओं में जो रक्त संवहन उन तक पहुंचता है, तो जिस तरह से उस रक्तवाही धमनियां सिरों का विकास होना चाहिए वो अच्छे से होता है, और वो अच्छे से होने के कारण उस गर्भस्थ शिशु को बाद में उसके एडल्टहुड में, उसके बाद के आयु में तकलीफ नहीं होती।
तो कितनी बड़ी बात है। अगर हम माता का डायबिटीज प्रिवेंट करें, गर्भिणी माता का, तो गर्भस्थ शिशु का भी डायबिटीज प्रिवेंट होता है। अगर हम माता का फैट सेल जो है गर्भावस्था के पहले उसका आकार निश्चित कर दे, वो कम हो, तो गर्भस्थ शिशु के फैट सेल का आकार भी निश्चित होता है। तो इसका मतलब ओबेसिटी का भी प्रिवेंशन गर्भावस्था में हो सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए, जो गर्भिणी माता है बहुत ज्यादा ऐसी तली हुई चीजें, ऐसी सारी चीजें खाती है, बोलते दवरुद है, तो हाय, तो उसके कारण वो बच्चा पेट में ही उसका वजन बढ़ जाता है, उसे डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है और आगे चलकर भी वो ओबेज हो सकता है। तो ये सारे पहले वाले और बाद वाले डिसीजेस का प्रिवेंशन गर्भावस्था में होता है। गर्भ संस्कार का मतलब अगर ठीक से समझ लिया जाए तो इसमें हमें भावी राष्ट्र की निर्मित करनी है। बालो ही बलम राष्ट्रस्य, ये बच्चे ही आगे जाकर हमारे राष्ट्र का भविष्य है। तो इसलिए गर्भवती माता का और गर्भस्थ शिशु का अच्छी तरह से ध्यान गर्भावस्था में ही रखना चाहिए और इसे हम सुप्रजा ऐसे कहते हैं। कि माता का जो पोषण, माता से जो पोषण शिशु को जाता है, उसकी वजह से उसके बहुत सारे डिसीजेस क्योर हो जाते हैं गर्भावस्था में। तो ऐसी क्या चीजें हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि कौन सी चीजें गर्भवती माता को खानी चाहिए? क्या वो भी एक प्रकार का गर्भ संस्कार ही है? हाँ, वही अभी कंपोनेंट्स ऑफ गर्भ संस्कार लेके जाए कि क्या क्या आता है इसमें। तो गर्भिणी माता का खान पान, विचार, आचार, रहन सहन, पहनावा, कौन से महीने में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ये भी दिया है, जिससे वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाए, माता खुश हो जाए। कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कौन से शब्दों के कंपनों से बच्चे का भावी विकास अच्छा हो जाता है। मीन्स अभी हमने संशोधन किया था कि हनुमान चालीसा का अगर जाप करते तो वो जो वाइब्रेशंस है, भगवान या धर्म को बाजू में रखते हैं, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस है उससे मिसकैरेज प्रिवेंट हो जाता है, ऐसे रिसर्च चल रहा है। ओंकार का जब ये करते हैं तो हमने कलर डॉपलर स्टडी की कि ओंकार का जाप किया और कलर डॉपलर स्टडी की, तो माता से गर्भ तक पोषण इस ओम को सुनने से ज्यादा आ रहा है। इतनी सारी बातें इसमें है। तो खान पान का है, रहन सहन का है, मंत्रोच्चारण का है, संगीत का है, संतूर, वीणा, ऐसे तंतुवाद्य अगर बच्चे को सुनाए दिए जाए तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है, उसका मानसिक और भावनिक विकास भी अच्छी तरह से होता है। फिर गर्भ संवाद, रोज उसको कुछ न कुछ स्टोरीज बताई जाए। हमने देखा जब भी शिवाजी महाराज का जन्म होना था तो जीजा माता उनको अलग अलग कथाएं सुनाती थी कि इस तरह का अभी तो हालात है, लेकिन हमें इसको ओवरकम करना है, हमें अच्छा राज्य लाना है। तो सुन सुनकर बच्चे की जो मनोभूमिका है वो तभी से तैयार होती है। तो ऐसे कुछ स्टोरीज उसको बताना है। जैसे हम बोलते हैं कि मानसिक, भावनिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सारी तरह से बच्चे का अगर विकास होना है तो ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस है, कुछ सुडोकू खेलना या कुछ ब्रेन गेम्स जिसे हम कहते हैं, बोलते हैं टिकलिंग, या तो फिर जिसको हम बोलते हैं कि कुछ मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस निकालना। जितना महिला ब्रेन से एक्टिव रहेगी, अच्छा देखेगी, अच्छा सुनेगी, उतना बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये सारा मिलकर गर्भ संस्कार और सुप्रजा होता है, जिसमें माता खुश मिजाज रहना, बच्चे का पूरा ग्रोथ होना, इजी डिलीवरी होना और उसके बाद बच्चे को स्तन्य मीन्स लैक्टेशन भी अच्छे से मिलना, ये सारी चीजों का अंतर्भाव होता है। अभी आपने बताया कि बच्चे के ऊपर माँ के स्वभाव का या फिर माँ के बर्ताव का बहुत ज्यादा परिणाम होता है। तो गर्भ संस्कार करते वक्त क्या क्या करना चाहिए ये तो आपने बता दिया, पर ऐसी क्या चीजें आयुर्वेद में बताई गई है, गर्भ संस्कार में बताई गई है कि कौन सी चीजें, यानी स्मोकिंग करना या फिर कुछ अल्कोहल का लेना, ये करने से गर्भ संस्कार करते वक्त कौन सी बाधाएं आ सकती? जरूर पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है संशोधन में कि स्मोकिंग से मीन्स नॉट ओनली कि गर्भिणी माता स्मोक कर रही है, लेकिन जिस
घर में गर्भवती माता हो, जिस समाज में गर्भवती माता जाती हो, तो आजू बाजू के लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो स्मोक उस तक न पहुंचे, पैसिव स्मोकिंग ना हो। हाँ, क्योंकि उसके कारण भी बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि उससे उसके मस्तिष्क के विकास में भी बाधा आती है और शरीर के विकास में भी बाधा आती है। मद्य तो वैसे भी, अल्कोहल महिलाओं के लिए निषिद्ध ही है, क्योंकि उनके कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस मद्यप्राशन के कारण, अल्कोहलिज्म के कारण हो सकते हैं। उसके साथ साथ जोर से चिल्लाना या तो टीवी पर भी ऐसे प्रक्षोभक दृश्य देखना, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को एक्सपोज होना, जिसमें माइक्रोवेव ओवन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो कुछ ना कुछ ऐसे ये करना चाहिए कि जिससे कुछ अंतर रखे। मीन्स लैपटॉप मीन्स गोद में ही नहीं लेके बैठना, उसमें कुछ अंतर रखे, कुछ बीच बीच में दूसरी जगह महिला जाए। अगर वो कंटिन्यूअस कंप्यूटर पे काम करती हो तो वो बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये रेस का भी दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और बच्चे का बाद में ग्रोथ में फैक्टर्स में कुछ न कुछ बाधाएं आती है। और बहुत ज्यादा तीखा खाना, बाहरी खाना खाना और उसके साथ बुरा बर्ताव करना गर्भवती महिला के साथ, वो भी अगर उसको मन ही मन में दुखी या उदास करता हो तो पोषण बच्चे तक नहीं पहुंचता और इसके कारण बच्चा मुरझा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि वनस्पति में हम उसके साथ बातें करते हैं, उसको अच्छा महसूस करते हैं तो अच्छी तरह से फूल और फल मिलते हैं, उसी तरह बच्चा भी है, उसको भी पॉजिटिव एफर्मेशन से अच्छी बातें करना है। उसको चिल्लम चाली करे तो सोनोग्राफी में दिखाया जाता है कि कलर डॉपलर में बहुत कर्ण कर्कश ऐसे अगर म्यूजिक सुनाया जाए तो बच्चा एकदम व्यथित और उसको अच्छा डर जाता है। तो ऑफ कोर्स डर जाएगा तो उसका पोषण अच्छे से नहीं होगा। तो ये सारी चीजें गर्भवती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर महिला को अपने बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे गर्भ संस्कार करने हो तो उसे अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि गर्भवती महिला जो जो चीजें करती है वो प्रक्षेपित करती है अपने बच्चे तक। तो सुबह जल्दी उठना, टहलने के लिए जाना, अच्छा खान पान लेना, अच्छे ग्रंथों का वाचन करना, अच्छी तरह के लोगों के सानिध्य में आना। जैसे ऐसे बोला गया था कि ये भी इतिहास की बात है लेकिन बहुत जरूरी है कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा रानी, ये जब भी गर्भधारण सुदक्षिणा रानी को करना था तो उनको ऐसी दिनचर्या दी गई थी कि वो नंदिनी नाम की एक गाय है उसके साथ ही रहे। जहाँ नंदिनी जाएगी उसके साथ साथ घूमे तो अपने आप टहलना फिरना हो गया गर्भावस्था के पहले से ही। फिर नंदिनी गाय का ही दूध पिए तो सात्विक और शुद्ध भोजन करे, वन में विहार करे। तो ये सारी बातें जो है वो निसर्ग के ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाने की है। तो इसके लिए टहलना भी जरूरी है, फिर मंत्रोच्चारण का जरूरी है। मैं हमेशा बोलती हूँ ओमकार करो, तो इजी है, उसमें ज्यादा बाधा भी नहीं होती और कोई भी कर सकता है। तो ओमकार का जाप, श्रवण, अगर कोई मंत्र हम नहीं बोल सकते तो उसे सुनना भी आप भी मोबाइल से हमें ये मुमकिन है। फिर म्यूजिक भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो दिन में हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे समय रखना चाहिए। दोपहर में थोड़ा विश्राम करना चाहिए और बाई करवट सोना चाहिए। अगर बाई करवट सोते हैं तो बच्चे के तरफ ज्यादा से ज्यादा पोषण जाता है। तो दिन में एक आध बार बाई करवट सोना भी आयुर्वेद में अच्छा बताया गया है और बहुत अच्छी बात आयुर्वेद में बताई है, बल्कि आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। देखो उन्होंने बोला है वो स्त्री को दौरुद तैयार होता है। दौरुद मीन्स क्या? दौ मीन्स दो, रुद मीन्स हृदय। वो स्त्री दो हृदय वाली हो जाती है, उसका खुद का हृदय और बच्चे का हृदय। तो बच्चे की सारी जो इच्छाएं हैं वो माता की तरह से पूरी होती है। तो इसके लिए वो दो हृदय वाली हो गई। और बराबर तभी से उसको अच्छी अच्छी फूलों की मालाएं पहनाना। जैसे हम बहुत ऐसा फंक्शन भी करते हैं साथ गोद भराई का, तो उसमें उसको जिस चीज से खुशी मिले उसके पसंद का खाना, इसका मतलब वो बच्चे की पसंद का खाना है।
तो ये वातावरण निर्मित तो अच्छी हो ही जाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा शास्त्रीय सत्य छुपा हुआ है। देखो कैसे है कि जिस चीज की कमी है वो चीज पूरी करने की बच्चे की इच्छा होती है। तो हमें मालूम है कि गर्भावस्था में खट्टा खाने का दिल होता है। अगर ज्यादा खट्टा खाने का दिल हुआ, इसका मतलब खून की कमी है। जब खून की कमी होती है तो खट्टा खाने की अभिलाषा होती है। जब वजन कम बढ़ता है तो मीठा खाने की अभिलाषा होती है। तो बच्चा जैसे बोलते ना, मोबाइल से टेक्स्ट करता है मम्मी को कि प्लीज ये चीजें मुझे भेज दो, है ना। तो वो सारी इच्छाएं जो है वो बच्चे की रहती है। ऑफ कोर्स ये भी दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि लोग बोलते हैं मुझे पिज्जा खाना है, मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, तो वो बच्चे की डिमांड नहीं रहती, माता की डिमांड रहती है, और उससे बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि जो खान पान बाहर किसी और ने बनाया है उसमें उनकी सारी अभिलाषाएं, सारी भावनाएं आ जाती है, जिसका विपरीत परिणाम गर्भ पर होता है। इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सोलफुल, जो माँ ने बनाया हुआ खाना है उस खाने का किसी भी खाने से बराबरी नहीं। एटलीस्ट गर्भावस्था में गर्भिणी स्त्री को घर का बना हुआ अच्छा खाना खाना चाहिए। पहले 3 महीने में दूध बताया गया है, नारियल पानी है, फलों के रस है, सिंगाड़ा है, ये सारा चीज, काली मुनक्का 10 से 12 पानी में भिगोकर रोज सुबह चबाकर खाना है। फिर 5वें महीने में जब मन तैयार होता है तब बादाम भिगोकर वो लेना है, केसर दूध में डालकर लेना है। ये सारे हर एक महीने के अनुसार अलग अलग बोले हैं। जो जिसको बोलते हैं लौकी, लौकी का सब्जी बहुत अच्छा बताया गया है। तो जिस जिस तरह का गर्भ का ग्रोथ है, जिस जिस तरह का विकास अंगों का होता है, उस तरह का खान पान हर महीने उसे मिलना चाहिए। और आयुर्वेद में उसका हर चीज का बात बताया। फिर स्त्री को तेल से मसाज करना चाहिए तो उसे अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ उसको कमर दर्द, पैर दर्द ये भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। तो दिनचर्या में अच्छा खान पान, अच्छी सोच, पूरा विश्राम, और समाज को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको गर्भवती माता की खुशी का ध्यान रखना। अभी आपने बताया कि गर्भवती स्त्री के गर्भ को बाहर की होने वाले चीजों का भी परिणाम उस पर होता है। तो क्या समाज में चल रही जो बाकी की घटनाएं हैं, जैसे कि कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ बुरा हो गया, तो क्या उन सारी चीजों का भी गर्भ पर परिणाम होता है? जी, स्पंदनों से अगर गर्भिणी माता व्यथित हो गई तो गर्भ भी व्यथित हो ही जाता है। तो अभी ये तो सब बंद नहीं करवा सकते एक दिन में, पूरा सतयुग तो ला नहीं सकते। तो गर्भवती माता को क्या करना चाहिए? जितना हो सके उतनी अपनी साधना बढ़ानी है। न्यूज़पेपर की ऐसी सारी न्यूज़, टीवी पर के ऐसे सारे जो पिक्चर्स रहते हैं, मूवीज रहते हैं, वो न देखना। फिर कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना सात्विक संस्कारी कपड़े माता पहनेगी उतना ही बच्चे पर असर होगा। मैंने जैसे बोला कि पहले कुछ महीनों में पेस्टल कलर्स, व्हाइट ऐसा पहनने के लिए बोला है। फिर येलो कलर का प्रभाव मन पर अच्छा सकारात्मक बोला है। तो कपड़ों का भी प्रभाव होता है। तो समाज में एटलीस्ट बड़ा जोर जोर से लाउड म्यूजिक है उसका तो प्रतिषेध करना चाहिए जब गर्भवती महिला आजू बाजू में हो। अभी एपिसोड के अंत की ओर बढ़ते हुए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? जरूर। सुप्रजा ये विषय तो मेरे दिल के नजदीक का है। ध्यान रखिए, गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहा हुआ शिशु, इन दोनों का विकास पूरी तरह से समाज के बड़े एक जिम्मेदारी के ऊपर निर्भर रहता है। इंट्रा-यूट्राइन एनवायरनमेंट एंड इट्स रिपरकशन ऑन फीटस, इसके ऊपर बड़ा रिसर्च चल रहा है। जो वातावरण शिशु को गर्भावस्था में गर्भाशय के अंदर मिलेगा उससे ही भावी जो राष्ट्र है उसकी पीढ़ी अच्छी होगी। तो ध्यान रखिएगा कि गर्भवती महिला का खुश रहना ये जिम्मेदारी घर वालों की भी है, खुद की तो गर्भिणी की है ही, लेकिन समाज की भी है। तो उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसका सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि
वो पूरे बच्चे की देखभाल कर रही है, तब उसमें कई सारे हार्मोनल, कई सारे फर्क भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ बाद में जो ब्रेस्ट मिल्क या स्तन्य उस बच्चे को मिलने वाला है, उसकी सारी तैयारी गर्भावस्था में ही हो रही है। तो इस सारी चीजों को ध्यान रखिए और हमारी माता का रक्षण कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। थैंक यू। तो अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।